अब यशवंत देशमुख और संजय कुमार, पहले यशवंत, क्योंकि यशवंत के सर्वे पर अभी आशुतोष भी उसको कोट कर रहे थे, प्रकांड पंडित कह देते हैं, आशुतोष यशवंत के सर्वे को कोट भी कर रहे थे। यशवंत से जब पूछा गया भाई आप बताइए आपका असेसमेंट क्या है, उन्होंने कहा भाई हमारा पुराना सर्वे उठाइए जो आपने हाल में किया है इंडिया टुडे वाला, और उसके आंकड़े देखिए, उसमें कुछ संशोधन होगा तो मैं करूंगा। यशवंत देशमुख का जो सर्वे है जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया, वो सर्वे ये कह रहा है इंडिया टुडे और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन, एनडीए को 304, इंडिया गठबंधन को 71 और अदर्स को 68। अब यशवंत से पूछा गया क्या यह बाजी बदल सकती है, पलट सकती है, अगर हां तो कैसे। यशवंत ने कहा महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल पर इंडिया गठबंधन को पूरा जोर लगा देना चाहिए, अपने सारे हथियार, पूरा फोकस यहां कर देना चाहिए, क्योंकि शायद यही कमजोर कड़ी है एनडीए की। यशवंत, यहीं से शुरू करते हैं, बोलिए। जी बिल्कुल। बल्कि एक शुरुआत में ही दर्शकों को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम डेली ट्रैकर करते हैं मानक, रोज सेंसेक्स में आज कितना है वो बताते हैं, हम फॉरवर्ड ट्रेडिंग में नहीं है। तीन तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, एक डेली ट्रेडर होते हैं, एक हेजिंग करते हैं जो जो अपने आप को बचा के कंजर्वेटिव रखते हैं, और एक फॉरवर्ड ट्रेडिंग में जाते हैं। तो हमारे आंकड़े ये आज जो स्थिति है बस उसको बयान करते हैं, हम फॉरवर्ड ट्रेडिंग में यकीन नहीं करते, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जहां पे आप बता रहे थे, मानक आपको मेरी आवाज आ रही हाँ, है? आ रही है यशवंत, बोलिए। हाँ, आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मास्टर आउटपुट उन्होंने मुझे ही मेरा चेहरा दे दिया है, तो मैं इस समय दो यशवंत देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, तीन राज्यों का मैंने जो जिक्र किया कि यहां पे पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, वो जिक्र इसलिए किया क्योंकि यही तीन राज्य हैं जो अभी भी संशय और दुविधा की स्थिति में हैं। बाकी जगहों पर या तो बीजेपी की लंबी लीड है या अपोजिशन की लंबी लीड है। जैसे बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना बहुत ज्यादा हासिल नहीं होने वाला। कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, जो उत्तर भारत के जो राज्य जहां पे खासतौर पे 200 सीटें, जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाला मसला है, सवा पौने 200 सीटें, उन जगहों पे 20 से 30% की लीड बीजेपी की। तो जहां बीजेपी 50% से ज्यादा पोल कर रही है, 60% से ज्यादा पोल कर रही है, वहां पे कुछ भी कर रही है, अनलेस की कोई ब्लैक स्वान इवेंट जिसे कहते हैं, कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई बड़ी चीज ऐसी हो जाए, मुझे वो इक्वेशन पलटते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। ऐसे में तीन बड़े राज्य जहां पर मामला अटका है, फंसा हुआ है, वो है बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। अगर अपोजिशन सारे घोड़े वहां पर अपने खोल दे, दौड़ा दे सारे, और ताकत लगा के लड़े, तो मेरा मानना है ये मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फंसेगा। लेकिन शुरुआत में से जितने भी आइडियाज आए हैं उसमें आपने एक कलेक्टिवली देखा होगा। पहली बात, खड़गे जी या मायावती जी का नाम आगे करने के लिए क्यों? क्योंकि दोनों दलित चेहरे हैं, और दलित कंसोलिडेशन, ये हमारा रिसर्च बार बार कह रहा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी के जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर दलित कंसोलिडेशन हुआ है, चाहे जिस अलग अलग कारणों को आप गिनते रहिए। वो अगर जब तक नहीं कटेगा, रुकेगा नहीं, तब तक बीजेपी को रोकना, उस दिशा में बढ़ाने में मुश्किल है बीजेपी। अब खड़गे जी का नाम ममता जी ने दिया और कांग्रेस का रिएक्शन जो था वो आपके सामने है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण राशिद भाई ने बोली, वो ये बोली कि सबको लड़ना चाहिए इलेक्शन। अब स्थिति यह है मानक, अप्रोच कैसे कौन किस इलेक्शन को कर रहा है आप ये देखिए। एक बहुत माइनर डिटेल आपको बताता हूं। कांग्रेस या इंडिया अलायंस के अंदर के जो बड़े नेता हैं, उनका अप्रोच है अपने लिए सेफ सीट खोजने का अप्रोच। बीजेपी का अप्रोच है जो सीट जीती नहीं है वहां पर अपने दिग्गज को उतारने का अप्रोच। दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर। वो आज पूरी ताकत झोंकने वाले हैं तिरुवनंतपुरम में। वो ताकत देखिए, अमेठी में स्मृति ईरानी को जब उन्होंने झोंका था, उस समय किसी को अंदाजा था कि अमेठी पलट जाएगी? किसी ने, लेकिन पलट गई। क्योंकि आपने अगर खबर पढ़ी हो, पिछले 1 साल से मैं लगातार ये पढ़ रहा हूं कि बीजेपी का फोकस वो 125 सीटों पे है जहां वो नंबर 2 आए थे। आप नंबर 2 को नंबर 1 के लड़ाई में कन्वर्ट करने के लिए अपने, यहां तक कि असेंबली इलेक्शन में उन्होंने अपने एमपीज उतार दिए, मिनिस्टर्स उतार दिए केंद्र के, कि हमको मध्य प्रदेश जीतना जरूरी है, तो उन्होंने वहां पर कमजोर सीटों पर अपने महारथी उतारे।
तो ये अप्रोच अलग है, क्योंकि मैं अभी भी अपोजिशन और खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं का अप्रोच ये देख रहा हूं सेफ सीट खोजने का, और वो टॉप से शुरू हो रहा है। जब राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं सेफ्टी को खोजते खोजते, अब उसके आगे सेफेस्ट जो है वो लक्षद्वीप ही बचता है फिर, मतलब अंतिम सेफ्टी की सीमा वहीं जाके लगती है। तो अगर जो सबसे बड़े नेता हैं वो भी सेफ्टी का बॉल गेम खेलते खेलते जाएंगे तो लड़ना, इस बात की चिंता, मैं रशीद भाई से 200% सहमत हूं, इस बात की चिंता किए बगैर कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, उन्हें सारे घोड़े मैदान में उतारने चाहिए, तभी आप कहेंगे कि हाँ आप एक्चुअली में सीरियस जंग लड़ रहे हैं। आशुतोष जो बात कह रहे हैं उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि फिर इसके बाद आप संजय से भी आप इस बात को पूछेंगे कि अलायंस अपनी जगह पे डिटरमिन हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पे अलायंस करने का भी कोई ज्यादा शायद मायने, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अब अगर 60 और 40 का स्प्लिट है तो 40% अगर अपोजिशन के वोट के खाते में आ रहा है तो दोनों मिलके भी लड़ जाएं, मुझे उसमें संदेह है कि कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट वो कर पाए। जहां इंपैक्ट हो सकता था, ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि हम साथ में नहीं लेंगे, और बंगाल एक वो जगह पे है जहां लेफ्ट को भले ही वो साथ में न ले, लेकिन अगर कांग्रेस को साथ में लेती है तो 4-5 सीट का वहां पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और बंगाल की स्थिति बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी दिक्कत में आने वाली वहां पे, जिस तरीके से वहां पे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पर 10% रेसिडुअल वोट है मानक लेफ्ट के और कांग्रेस के, और उस 10% रेसिडुअल वोट में मुसलमान वोटर नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए मुसलमान पिछले विधानसभा चुनाव में सैचुरेशन पोलराइजेशन कर चुका है। तो अब ये 10% वोटर वो है जो एक्चुअली एंटी टीएमसी वोट की राजनीति करता है। तो ममता बनर्जी बुद्धिमान है, वो चाहती है कि ये लोग खड़े हों और वोट काटें ताकि बीजेपी की टैली कम हो सके। सवाल ये है कि कितनी ताकत हर सीट, हर स्ट्रेटेजी उसमें लगा करके महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार की राजनीति आप करते हैं। मायावती अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित होती तो मेरा भी मानना है उत्तर प्रदेश पहुंच जाए, लेकिन ये सब बड़े इफ हैं, इन बड़े इफ को करने के लिए क्या अब समय बचा है? मेरी समस्या ये है कि हम क्या अब इतने समय में हैं कि इस बड़े इफ का अंत में अच्छा, आते पर ये जो आपका जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे था जो कि 304 सीटें दे रहा था एनडीए को, ये कब का सर्वे था यशवंत, और अभी डेली ट्रैकर आपका क्या कह रहा है? देखिए, डेली ट्रैकर तो अब अगले हफ्ते हमारा जो कंसोलिडेटेड अब एबीपी में आने वाला है, लेकिन 304 वो जो था वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले का फील्ड वर्क था। ओके। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाला जो फील्ड वर्क था उसी में वो 330 के ऊपर की टैली जा रही थी, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा ये हो गया था, नीतीश कुमार भी फ्लिप कर गए थे, ये केवल राम मंदिर नहीं था, उसी ड्यूरेशन की बात थी जिसमें हमारे हिसाब से एनडीए की टैली पूरी तरह से क्रैश कर रही थी, सिंगल डिजिट में भी जाने की उम्मीद थी उनके बिहार में, वहां पे एकदम से उनको ऑक्सीजन सप्लाई हुई। ये बात सही है आशुतोष की कि 39 तो अब चमत्कारी होगा कि अगर वो पाए, क्योंकि उसमें कमजोर होना जो है वो जेडीयू है। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी और पूरा जो साख है, राजनीतिक साख इतना गिर गया है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे लड़ने वाले जो लोग हैं उनके आगे तेजस्वी का काम शायद आसान हो जाए। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार के टिकट पे लड़ने वाले या शिंदे के टिकट पे लड़ने वाले जो लोग हैं वो उस तरीके का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शायद मोदी मैजिक, जितना बीजेपी के टिकट पे लड़ने वाले लोग करेंगे। तो ये इक्वेशनिंग है लोकल। अब सवाल ये है इन फॉल्ट लाइंस को अपोजिशन कितना भुना पाता है, कितना कर पाता है, ये देखने और सोचने की बात होगी। और अंत में एक आंकड़ा आपको देता हूं जो इंटरेस्टिंग है, जो लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। हमारा आकलन या अभी जो संसद में स्थिति है वो लगभग 300 सीट बीजेपी और 30 सीट उसके अलायंस की है। जो स्थिति है वो 330 की है मानक। हाँ। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अब की बात 400 पार, लेकिन खुद के लिए कितना मांग रहे हैं? 370। हाँ। यानी अलायंस के लिए उसमें कितनी उम्मीद है? 30 30। मैं यहां पर अपनी बात को खत्म करूंगा, आप आगे के संजय भाई से पूछिए। ओके संजय कुमार, आशुतोष का सवाल बिल्कुल सही है, उनका पलटवार कमबैक। वो ये कह रहे हैं अच्छा अगर बुखार इंडिया गठबंधन को है तो ये दवाइयों पे दवाइयां एनडीए क्यों ले रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो जो
370 और 400 वाला नंबर है, ये साइऑप की तरह लगा। जिस दिन प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला, मुझे तुरंत ये स्ट्राइक किया कि कल से अब बहस का वो चेंज हो जाएगा सारा कलेवर। और दूसरी एक जो अंतर पड़ेगा, देखिए गंभीर रूप से, कि कैंपेन में 370 और 400 वाला आंकड़े का कैंपेन में क्या असर पड़ेगा, मैं आपको वो गंभीरता से बताना चाहता हूं। क्या होता है कि जब आप लंबे उसमें आप कुछ ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे मनोबल सामने वाले के मतदाता का कम होता है, तो टर्नआउट एक अलग चीज होती है माना, पर एक रिलेटिव टर्नआउट होता है। रिलेटिव टर्नआउट का अर्थ होता है किस पार्टी के कितने लोग बाहर निकल रहे हैं। और अगर विपक्ष के मतदाताओं का मनोबल इतना कम हुआ कि उनको लगा क्या फायदा जाने का जब हमारा कैंडिडेट जीत नहीं रहा है, और उनका रिलेटिव टर्नआउट अगर कम हो गया, तो जो मार्जिनल सीट्स होती हैं मानक, उनमें वो सीटें फ्लिप हो जाती हैं। क्योंकि अगर मेरे आपकी पार्टी के जो है 10 में से 9 लोग निकले और मेरी पार्टी के समर्थकों में 10 में से 6 ही निकले, तो जो 3 वोटर आपके ज्यादा निकल के बूथ पे चले गए वोट डालने, उससे वो सारी सीटें हिल जाएंगी जहां पे 3 वोट का अंतर है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी रही है, जोक्स अपार्ट। एक तो मीडिया का नैरेटिव, और वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो एक अलग प्रोपेगेंडा और नैरेटिव, में उस बहस में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं उस लिहाज से सोच रहा हूं कि विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए भी एक तरह से वो बात बोली जाती है। और मजे की बात है कि बोला गया है, उसको गंभीरता से लिया गया है, और विपक्ष ने ज्यादा गंभीरता से ले लिया है बीजेपी के बजाय। मुझे कभी कभी ये लगता है कि वो, क्योंकि दैट्स द स्पाइरलिंग डाउन जो एक इफेक्ट होता है। और ये गंभीर बात हुई। और हंसी मजाक की बात मेरी ओर से ये है कि पड़ोसन में एक गाना है, एक चतुरनार, उसमें आप अगर देखें तो जब तक जो है महमूद चतुरनार करते हैं, तब तक किशोर कुमार जो है घोड़े निघोड़े पे पहुंच जाते हैं, और जब वो घोड़े निघोड़े पे जाते हैं तो वो चतुरनार पे आ जाते हैं। और अंत में वो छक के बिल्कुल खिसिया के बोलता है, क्या रे ये घोड़ा चतुर, एक पे रहना, या तो 272 बोलना या 370 बोलना, मैं बहस किसमें करूं। तो ये काफी हद तक जो है मामला वो पड़ोसन के उस गाने की तरह से भी होता जा रहा है, जिसमें इम्पैक्ट जो है वो रिएक्शनरी हो रहा है। मुझे लगता है कि बजाय इसके कि कॉन्फिडेंस के साथ में विपक्ष अपने आप को री इन्वेंट करे, री इन्वेंशन के बजाय जैसे लगता है कि कैंपेन और लड़ाई के टर्म्स और कंडीशंस, कि ये लड़ाई कैसी होगी, ये इख्तियार या तय करने का काम बीजेपी या एनडीए कर रहा है। और बहुत सारी चीजों में अपोजिशन जैसे स्लीप वॉकिंग करते हुए उसमें चलता है। ओके।